इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, mL⁻0 T⁻²। अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एक ओर इसकी एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर F/L मात्रक न्यूटन पर मीटर, बीमा m T⁻²। जैसा कि ऑप्शन में दिया है mL⁻0, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, यानी mL⁻0 T⁻²। ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण जिसका आयाम a है, कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सही उत्तर होगा पहला a⁻²। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टील। जैसा कि ऑप्शन दिया है स्टील, रबर और कांच, तो इसमें से जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है दिए हुए ऑप्शन में से वो है स्टील। अब हम देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी y विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लिए जाने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्थता को हम ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा है और वह बल उस वस्तु के प्रत्यास्थ सीमा के अंदर लग रहा है, तब जब हम उस वस्तु पर लगे हुए बल को हटाते हैं तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। तो पदार्थ के गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अगला प्रश्न, चौथा, किस नली में पानी चढ़ने का कारण है। किस नली में पानी चढ़ने का कारण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। अब हम बात करते हैं केस नली की। दोनों सिरों पर खुली तथा केस के समान बारीक छिद्र वाले नली को केस नली कहते हैं। एक टर्म आता है केशिकत्व, कैपिलरिटी, तो उसे हम डिफाइन करते हैं केस नली में किसी द्रव का ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। अगला प्रश्न, पांचवा, रुद्रोंश प्रक्रम में क्या अचर रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा। हम बात करते हैं रुद्रोंश प्रक्रम, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में परिवर्तन दाब तथा आयतन में इस प्रकार होता है कि पूरी प्रक्रिया में निकाय द्वारा न तो
वायु वातावरण से ऊष्मा ली जाती है और न ही वायु वातावरण को ऊष्मा दी जाती है, भले ही निकाय का ताप बदल जाए। इस प्रकार के प्रक्रम को रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसे हम सूत्र के माध्यम से डिफाइन करते हैं। P V के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। रुद्रोष्म प्रक्रम के उदाहरण के बात करें तो जब हम किसी भी ट्यूब में हवा भरते हैं तो हवा भरने वाले पंप का जो वैरल होता है वो गर्म हो जाता है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो जब किसी सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा है और अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होता है तो वह सिलेंडर के वाल्व के चारों तरफ जम जाता है, जिसे हम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं या उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न 6वां, कमानी में संचित ऊर्जा होती है। कमानी जो कि किसी भी कार या वाहन में की बॉडी को धुरी पर सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। जब वाहन पे वेट बढ़ता है तो कमानी उस वेट को सहता है और वह स्ट्रेच हो जाता है, घिस जाता है। तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। हम लोग बारी बारी से इसे देखेंगे क्या होते हैं। पहला जो है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति कब आती है? जब कोई भी चीज किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो स्ट्रेच होता है, तो उसमें विकृति आती है। तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार। पहला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु किसी समतल से ऊंचाई पे है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम बोलते हैं U बराबर mgh। दूसरा, जब कोई स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होता है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है ½kx²। यहाँ पे जो x है वो स्प्रिंग में खिंचाव और k जो है वो है बल नियतांक। कभी कभी एग्जाम में बल नियतांक का मात्रक और बीमा पूछता है, इसे आप लोग देख लेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, बल नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है kg पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूटन पर सेकेंड। अब अगला देखते हैं हम लोग आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जब हम किसी भी पात्र में यानी सिस्टम में जब गैस या द्रव भरा रहता है, जब उसे हम लोग बाहर से हीट देते हैं तो जो गैस या द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसे अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो पहले स्थिर अवस्था में अवशोषित करते हैं, फिर जब एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कण गति करने लगते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा पहले स्थितिज ऊर्जा में कण ग्रहण करते हैं, फिर गति में आ जाते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मिश्रण होता है। तो जब हम किसी निकाय की बात करते हैं यानी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे आंतरिक ऊर्जा को डिफाइन करते हैं। किसी निकाय की आणविक गति
एटॉमिक स्थिति तथा आणविक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय की आणविक गति स्थिति अथवा आणविक संरचना के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आंतरिक ऊर्जा जो मॉलिक्यूल्स में गति प्रदान करती हैं तथा उनकी स्थिति में स्थिर अवस्था में जो ऊर्जा लेते हैं, यानी आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो जो कण है वह मूवमेंट उनमें आता है और वो घूर्णन भी करते हैं, तो सभी कई प्रकार से मिलके गतिज ऊर्जा को डिफाइन किया जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। समान शब्दों में K = ½ mv²। यहाँ पे K गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, m कण का द्रव्यमान या पिंड का द्रव्यमान, v कण या पिंड का वेग वेलोसिटी। अगला प्रश्न, प्रतिबल का SI मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और प्रतिबल के बारे में देखते हैं। वस्तु की एकांक काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पे जब हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु में जितना हम बल लगाते हैं वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, जिसे हम लोग आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर F/A, जितना बल हम लगाएं उतना ही आंतरिक प्रतिक्रिया होगी, यानी F/A। इसकी बीमा होती है mL⁻⁻1 T⁻²। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि बल का जो बीमा होती है वो होती है mL T⁻²/A की बीमा L²। तो इस विषय हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा mL⁻⁻1 T⁻²। अगला प्रश्न, 0 डिग्री C ताप को केल्विन में बदलिए। किसी भी सेंटीग्रेड ताप को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हमें 273 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, तो 0 + 273 = 273 केल्विन। अगला प्रश्न 9वां, बीमाहीन राशि के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बीमाहीन जो राशियां हैं वो है विकृति, रेडियन, घर्षण कोण। विकृति जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से आप देख लेंगे। अगला प्रश्न, दसवां, दिया स्पर्श कोण को परिभाषित कीजिए। तो स्पर्श कोण जब कोई द्रव को जब किसी भी हम लोग कांच के या किसी भी सॉलिड के पात्र में रखते हैं तो द्रव के पृष्ठ और ठोस के पृष्ठ में संपर्क होता है, तो वहाँ पे उनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग स्पर्श कोण कहते हैं। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, द्रव एवं ठोस के
स्पर्श बिंदु से द्रव के वर्क पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जो द्रव ठोस की सतह को भिगाते हैं तो उन दोनों सतहों के ठोस और द्रव के बीच जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है, तथा जो द्रव उस ठोस को नहीं भिगो पाते हैं तो वहाँ पे ठोस और द्रव के बीच जो कोण बनता है, जो स्पर्श कोण बनता है वो अधिक कोण होता है। जैसे कांच और जल के बीच में जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है, स्पर्श कोण, और जो कांच और पारा के बीच में जो स्पर्श कोण बनता है वो अधिक कोण बनता है। अगला प्रश्न, वलय के केंद्र के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः वलय का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखिए। वलय यानी रिंग के केंद्र के लंबवत अक्ष, केंद्र के अक्ष यानी केंद्र से गुजरने वाले एक धुरा के चारों ओर एक वलय का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है mr²। हम लोग देखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष की अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं I=M(k²). जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था का विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न, एक उदाहरण दीजिए जिसमें कार्य शून्य हो। कार्य को हम अगर डिफाइन करें तो समान रूप से लिखना, बोलना और किसी वस्तु पे धक्का लगाना, ये आदि सब कार्य हैं। लेकिन जब हम भौतिकी की बात करते हैं, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कार्य को डिफाइन अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं और उसमें उस वस्तु में अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि कार्य शून्य है, कार्य नहीं हुआ है। तो अब क्योंकि कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य को अगर डिफाइन किया जाए तो भौतिकी के अनुसार तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को बल को कार्य कहते हैं। तो जब हम किसी भी, इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने सर पे भार लेकर खड़ा है तो कहा जाएगा कि किया गया कार्य शून्य है। तथा दूसरा, अगर कोई भारी दीवार है या कोई भारी वस्तु है तो उस पर अगर हम धक्का लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि कार्य शून्य है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बीमी सूत्र को लिखिए। तो कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो या यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक हो या प्रतिबल हो, सबकी बीमा ml के पावर -1 t के पावर -2 होती है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को अगर हम डिफाइन करें तो होगा किसी वस्तु की सतह पर लंबवत बल अथवा दाब लगने से
प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल P अपान आयतन विकृति। आयतन विकृति मतलब चेंज इन वैल्यू अपान वॉल्यूम। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो हो जाएगा P V अपान डेल्टा V। यहाँ पे P जो है वो है अभिलंब प्रतिबल, जो V है वो है किसी वस्तु का एक्चुअल वैल्यूम, और जो हम बल लगाया उसके कारण वस्तु के आयतन में जो विकृति यानी जो चेंज आया वो डेल्टा V है। अगला प्रश्न दूसरा, दो परस्पर लंबवत सदिश राशियों वेक्टर A वेक्टर B का अदिश गुणन। तो अदिश गुणन आप जानते हैं कि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। यदि दोनों वेक्टर A और वेक्टर B दोनों लंबवत हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे होगा cos थीटा। ये थीटा का मान 90 है तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर हम cos 90 का मान 0 रखें तो होगा AB का 90 का मान 0 होता है तो A डॉट B इक्वल टू 0। तो कार्य क्या हो, सदिश अदिश गुणन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे दो परस्पर लंबवत सदिश A और B के सदिश गुणन क्या होंगे, तो उनमें एक सदिश ही आता है। सदिश गुणन दो सदिशों का सदिश गुणन एक नया सदिश आता है अगर दोनों लंबवत है तो। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें ये हर बार एक आता है। पहला है तीसरा प्रश्न है 0.34250 में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका नियम होता है कि अगर दशमलव के बाद अशून्य संख्याओं के बाद जो शून्य आता है, यानी जैसे दशमलव है, दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के बाद 94942 उसके बाद जस्ट 0 है, तो इसमें भी हम लोग सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या जो है वो है 5। अब देखते हैं सार्थक अंक क्या होता है। उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला एग्जाम्पल 46.3598, तो इसमें सभी सार्थक अंक है, यानी 6 सार्थक अंकों की संख्या 6 है। दूसरा एग्जाम्पल 600 यानी 600.8039। अगर दशमलव के बाद दशमलव के पूर्व 0 है और उसके पूर्व कोई संख्या है तो उन सभी 0 को हम लोग सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है 7। अगला तीसरा देखते हैं हम लोग 0.0028809, तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। चौथा देखते हैं 0.466920, यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई संख्या है और उसके गुणनफल में 10 पावर कुछ भी हो, तो वहाँ पे जो संख्या है
7, 5, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। अब मान लीजिए कोई संख्या है, जिसे मात्रा की बात करें तो यहाँ पे 23.46 kg। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अगर इसे हम मीटर में बदल दे रहे हैं या केजी में बदल दे रहे हैं, मीटर में अगर यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, फिर इसे हम सेंटीमीटर में बदलें, फिर 100 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में गुणा करें तो फिर 10 से गुणा करेंगे। तो अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सार्थक अंकों की संख्या चेंज नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। अगला प्रश्न, आई होप आपको सार्थक अंक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न चौथा, प्रतिबल के मात्रक को बीमा को लिखिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी बीमा m l के पावर -1 t के पावर -2 होती है। प्रतिबल बराबर होता है F by A। F क्या है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग के बीच संबंध लिखिए। तो J यहाँ पे कोणीय संवेग है, J इक्वल टू P जो है रेखीय संवेग है, R यहाँ पे अक्ष से पिंड की दूरी, तो यानी कि J इक्वल टू P इंटू R। J भी वेक्टर है, P भी वेक्टर है, यहाँ पे J इक्वल टू P इंटू R। तो रेखीय संवेग के किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो उसकी दूरी है उसे गुणा करने पे कोणीय संवेग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, G का मान, कैपिटल G यानी इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G का मान निर्भर करता है, पहला पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, तीसरा न ही पृथ्वी की त्रिज्या पर और न ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो इसका कैपिटल G की बात करें तो यहाँ पे लिखिए, दिया हुआ है कैपिटल G इक्वल टू स्मॉल g RE पावर स्क्वायर अपॉन ME। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल G में पिंड पृथ्वी का जो द्रव्यमान है और त्रिज्या है वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सही उत्तर होगा न तो पृथ्वी की त्रिज्या पे और न ही पृथ्वी के द्रव्यमान पे। छठवां प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, सातवां प्रश्न, 1 वाट बराबर है, इसका भी उत्तर होगा 1/786 अश्व शक्ति की बात करें, किसी शक्ति को देखते हैं, शक्ति मतलब पावर, किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य को उस व्यक्ति या मशीन की शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर W/T, एकांक समय में किया गया कार्य।
मात्रक, अगर हम SI मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक होता है वाट या जूल पर सेकेंड। CGS में अर्ग पर सेकेंड और FPS में इसका जो मात्रक होता है वो होता है एक अश्व शक्ति HP बराबर 646 वाट। अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो उसमें जो शक्ति होता है वो 0.5 से 1 अश्व शक्ति तक हो सकता है। 8वां प्रश्न, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध। तो इसका संबंध होगा K रूट में I/m, क्योंकि अगर हम इसको समझें यहाँ से तो I होता है m/k², तो K बराबर होगा रूट में I/m। अगला प्रश्न 9वां दिया हुआ है, दो समान द्रव्यमान के कण R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं। उनके अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात है। जैसा कि दो फार्मूले आपको लिखे हुए हैं, जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो होता है v² बटा का r, या a पाई के पावर 2 n के पावर 2 r इंटू r। तो जब हम यहाँ से अगर इनका जो है चाल समान है और दो द्रव्यमान भी समान है तो इनका रेशियो जो होगा R2/R1 होगा। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं, एक हार्मोनिक दोलन स्थिति ऊर्जा को दिया जाता है v बराबर हाफ के x², जहाँ v स्थिति ऊर्जा एवं k विस्थापन है। k के मात्रक को लिखिए, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर। k जो है बल नियतांक न्यूटन पर मीटर या kg पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो बीमा होगी वो होगी mt के पावर -2। अगला प्रश्न 11वां, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अब पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता। कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि पलायन वेग का सूत्र लिखिए, तो पलायन वेग को सूत्र इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाफ टू स्मॉल g re, दूसरा ve मतलब वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी, v रूट में 2 कैपिटल G me/re। अब हम पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान अगर इस वैल्यू में कैपिटल G का मान रख दें और पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या की वैल्यूज रख दें तो जो मान आएगा वो आएगा 11.2 kg किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो पृथ्वी तल से अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किमी पर सेकेंड के वेग से अगर हम फेंकें तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं पलायन ऊर्जा की, एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी की बात करें तो
होगा। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड का पलायन ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न 12वां और अंतिम प्रश्न एक वीडियो का। 12वां, एक समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है, ताप बढ़ता है, ताप घट जाता है। समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। तो हम देखते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन दाब तथा आयतन